Hello everyone. So we were left with the CSE 2013, 14 and 15. So in this video, we are going to complete that. Okay, so this is going to be the last video of economics for CSE. इसके बाद हम CDS करेंगे. I'll try कि आज ही हम स्टार्ट कर लें क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास. एंड एक और चीज़ I'll try कि जो एक इंग्लिश की वीडियो मैं आपके लिए ले आऊँ आज, ठीक है, फॉर CDS एंड NDA. चलिए. एंड ये जो भी आपकी जो ये सीरीज चल रही है रिवीजन थ्रू PYQs, तो इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है, सारे के सारे वीडियोस. चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, जो भी तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, हम कुछ इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं सिंपली उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं. सो ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली ईयर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है. ना इन्फ्लेशन, मैंने आपको बताया था अगर महंगाई हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो जाती है. आज मैंने क्या किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेटर्स, मतलब जिसने कर्जा लिया, और ये है आपका बैंक जिसने क्या किया, लेंडिंग की, पैसा दिया. अब उस टाइम पे इसने 100 रुपये लिया, और इसका ये था कि आप क्या कर सकते हो, 2 साल या 3 साल बाद जो भी है आप वापस करोगे ये वाला कर्जा, किसको, बैंक्स को. अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या ये 100 रुपये की वैल्यू वही रहेगी? जी नहीं, 100 रुपये की वैल्यू तो घट जाएगी. इसका मतलब बैंक्स को तो लॉस होगा ना, बैंक्स को इन्फ्लेशन डाल ही नहीं रहा बीच में, तो फायदा किसको होगा, डेटर को होगा, ठीक है. अब दूसरी तरफ चलते हैं, अगर बॉन्ड्स की बात करें, जैसे गवर्नमेंट ही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इशू किए बॉन्ड्स. इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ने किया. क्यों किया, बदले में उसको क्या चाहिए था, मनी चाहिए था, ठीक है. ये कोई फर्म है ए, अब इशू किसको, अब इसके पास क्या आ गया, बॉन्ड आ गया, ठीक है, बॉन्ड्स आ गए, इसने इशू कर दिया, इसने बोला ये मैं इशू करता हूँ, इसके बदले आप मुझे मनी दे दीजिए, आफ्टर लाइक 5 to 6 ईयर्स जो भी है हम आपको मनी वापस कर देंगे. अब सोचो अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया, अगर इसने क्या किया था, 100 रुपये का बॉन्ड इशू किया था, या फिर इसने 100 रुपये इसको दिए थे, गवर्नमेंट को 100 रुपये दिए थे, तो अब गवर्नमेंट को 5-6 साल बाद जो भी विद इंटरेस्ट रेट आप देखोगे तो उसको इतने पैसे वापस देने हैं. तो क्या उस टाइम की 100 रुपये की वैल्यू, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया हो तो इस 100 रुपये की वैल्यू तो घट गई ना. जैसे अगर आप पिछले साल, मतलब अगर आप 5-10 साल पहले चले जाओगे तो उस टाइम पे जो 100 रुपये की वैल्यू, क्या आज वही 100 रुपये की वैल्यू, जी नहीं, चेंज हुई है कि नहीं हुई है. वैसे इसमें लॉस किसको होगा, जिसको बॉन्ड इशू किया होगा, समझ आया. उसने क्या बोला है, तो किसको क्या हो जाएगा, विच ऑफ द इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर को, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल करेक्ट. इन्फ्लेशन बेनिफिट बॉन्ड होल्डर, जो बॉन्ड होल्ड कर रहा है उसको बेनिफिट नहीं होगा, किसको होगा, जिसने इशू किया हुआ है. सो आंसर इज 1 ओनली. व्हाट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए जनरली अगर आप गाँव में देखोगे तो अगर जैसे बोलते हैं ना कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, पहले ऐसा था कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हाथ मिल जाएंगे काम करने को, बट ऐसा भी तो, बट ये भी तो सोचो कि उतने ज़्यादा खाने वाले भी हैं, ठीक है. अगर आपकी इतनी ही लैंड है और उसमें सिर्फ 2 ही बंदे चाहिए काम करने के लिए, अगर आप 5 उस पर लगा देते हो तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. तो इससे क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो तो जीरो ही है, मार्जिनल में जो एडिशनल प्रोडक्टिविटी है वो तो आएगी नहीं ना उससे. ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी, जी नहीं. लैंड उतनी प्रोडक्टिविटी देगा वो 2 लेबर से भी और 5 लेबर से भी. सो दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आता है जो आरबीआई होता है, वो कमर्शियल बैंक्स को कैसे रेगुलेट करता है. क्या वो लिक्विडिटीज किसे करता है, ये तो आपको पता ही है. ब्रांच को कभी एक्सपैंड कर देता है, कभी मर्ज कर देता है, कभी वाइंड अप कर देता है बैंक्स को. सो सारा का सारा करेक्ट है. इंक्रीज इन द बैंक रेट. जनरली बैंक रेट क्या होता है, ये वो रेट होता है जिसपे आरबीआई क्या करता है, क्रेडिट देता है किसको, या फिर पैसा देता है किसको, बैंक्स को देता है, ठीक है. तो एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट. रेपो रेट पे क्या होता है, रेपो रेट थोड़ा कम रेट होता है, बट स्टिल बैंक्स बैंक रेट पे क्यों लेते हैं, क्योंकि बैंक रेट आप लंबे समय तक अपने पास क्या कर सकते हो, वो मनी रख सकते हो, इसीलिए जनरली जो बैंक्स होते हैं वो बैंक रेट पे ही पैसा लेते हैं. अब अगर आपने बैंक रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट किसने बढ़ाया, आरबीआई ने बढ़ाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई को वो क्या करना चाह रहा है, मनी सप्लाई को कम करना चाह रहा है मार्केट में, है ना. क्योंकि बैंक रेट बढ़ा देगा, इसका मतलब बैंक को अगर पैसा लेना तो उसको ज्यादा रेट पे मिलेगा. अगर ज्यादा रेट पे मिलेगा तो वो बैंक सोचेगा इससे अच्छा मैं लूँ ही नहीं. अगर बैंक ही कम पैसा लेगा तो वो लोगों को कैसे देगा. इसका मतलब क्या हो रहा है, कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, जिसमें मनी सप्लाई क्या करी जा रही है, कम करी जा रही है, ठीक है.
इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज फॉर, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो हुआ 100 रुपये, बट आपका एक्सपेंडिचर कितना है? 150 रुपये, ठीक है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को तो एक्सपेंडिचर करना पड़ता है ना, पब्लिक उस पे पब्लिक पे करना पड़ता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो ये 50 रुपये कहाँ से लेगा? तो ये 50 रुपये डेट फाइनेंसिंग, मतलब ये बोरोविंग करेगा। कहाँ से करेगा? बोरोविंग करेगा। तो ये जो ये बोरो कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेट, जो वो खुद कर्जे में उसको चुकाने के लिए? ऑब्वियसली नहीं। या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स क्या वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए कर रहा है कि यार मेरे को ये 50 रुपये दे दो, मैं और ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दूंगा? या फिर रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, जो मैंने फॉरेन से कर्जा लिया मैं उसको चुका दूँ? जी नहीं, ये लिया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ताकि पैसा एसेट बने उनका, उस वजह से किया जाता है, ठीक है, लोगों पे एक्सपेंडिचर। अब मैंने आपको बताया था एक होती है आपकी नैरो मनी, एक ब्रॉड मनी होती है। जो ब्रॉड मनी होती है ना, उसको निकालने में प्रॉब्लम होती है, निकालने में मतलब उसकी लिक्विडिटी कम होती है। जैसे अगर आप पोस्ट ऑफिस में चले जाओगे या फिर बैंक्स में चले जाओगे, आप टाइम डिपॉजिट्स रखते हो, ठीक है, मतलब एक टाइम पीरियड रहता है उसकी मेच्योरिटी का, अगर आप पहले निकलवा लेते तो आपको पेनल्टी लगता है, तो वो हो जाते हैं आपके कि वो इतने लिक्विड नहीं है, आप उतनी आसानी से उसको नहीं निकलवा सकते। बट वहीं पर अगर आपके सेविंग डिपॉजिट्स है, ATM गए निकाले वापस आ गए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट्स होते गए निकाल के आगे, मतलब, और साथ में जो भी आपके घरों में करेंसीज होती है तो वो बहुत लिक्विड होती है, क्योंकि ज़्यादा जल्दी वो एक्सेसिबल होती हैं, ठीक है। अब उसने बोला है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मीन सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होगा? सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा करेंसी। सो ये कैंसिल कर दो। अब सबसे कम लिक्विड कौन सा होगा? मैंने आपको बताया टाइम डिपॉजिट सबसे कम होगा, तो आंसर आ जाएगा 4132। सो करेंसी होगा। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है गए लेके आ गए, एंड जो भी सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं बैंक्स के पास, ठीक है, देन टाइम डिपॉजिट्स। नाउ व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, जब भी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करती है, या तो सिक्योरिटीज को बेचेगी या तो खरीदेगी। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अगर गवर्नमेंट को, तो वो क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगी, सेल करके उसके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। और अगर पब्लिक से पैसा खींचना है तो क्या कर दिया जाएगा, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उसको क्या कर दिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा वहां से, ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा आ जाए। अब अगर ये चीज सेल एंड बाय अगर वो साइमल्टेनियसली कर रहा है बाय द RBI, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बट कर कौन रहा है? RBI भी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बेचता है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, दैट इज कि जब भी RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच भी रहा है और खरीद भी रहा है साइमल्टेनियसली, तो उसको क्या बोला जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ट्विन ऑपरेशन बोलते हैं वैसे तो उसको, बट ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों चीजें होती है, ठीक है, जब साथ में होता है तो ट्विन बोलते हैं उसको। अब आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंने आपको बताया था कि क्या किया जाता है कि बैंक्स को एक मिनिमम वो दिया जाता है कि आपको इतना % जो है, ठीक है, या इतनी रेशो में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ जो आपका क्रेडिट जो आप देते हो उसमें से आपको ऐसे सेक्टर्स को देना पड़ेगा, मतलब जिनको आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा, जो क्रिटिकल सेक्टर्स है, जिनको नीड है, ठीक है। तो किस किस के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है? एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सही है, MSMEs के लिए बिल्कुल सही है। ये वो सेक्टर्स होते हैं जिनमें अभी तो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, बट वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत क्रूशियल है। जैसे एग्रीकल्चर इज वेरी क्रूशियल, MSMEs आर वेरी क्रूशियल, वीकर सेक्शंस आर वेरी क्रूशियल। सो आंसर इज डी पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज अ मैक्सिमम कंज्यूमर? सबसे ज्यादा पानी कौन कंज्यूम करता हो? इसलिए थर्मल पावर ही करेगा। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखिए अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग एज में बहुत ज़्यादा है अभी उसमें, तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसका फायदा उठाना है। तो कैसे उठा सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाएं, इन्फेंट मोर्टिलिटी कम कर दें, या प्राइवेटाइजेशन कर दें हायर एजुकेशन का। ऑब्वियसली हमें उन लोगों को स्किल प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो ही जाके हम इतना ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब उसने बोला है दैट अ राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज बाय, जब भी एक प्राइस बढ़ता है किसी भी कमोडिटी का, वो किस वजह से बढ़ता है? क्या मनी सप्लाई बढ़ जाती है उस वजह से? बिल्कुल सही। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा है एक चीज़ को खरीदने के लिए, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का प्राइस तो बढ़ ही जाएगा ना। डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ, बिल्कुल सही है। अगर आपकी सप्लाई ही उतनी नहीं है बट डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी नहीं है बट डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की, तो भी प्राइस बढ़ेगा। और अगर इफेक्टिव डिमांड, अगर डिमांड बढ़ जाएगी किसी प्रोडक्ट की, तो भी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सो आंसर इज डी पार्ट।
नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स जो है वो, अच्छा जो भी कंट्री है फॉर एग्जाम्पल एक्स बोला उसने, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा, किस केस में होगा ही होगा, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है तो। वर्ल्ड इकोनॉमी अगर, अब खुद सोचो, अभी तो वर्ल्ड इकोनॉमी में जैसे चाइना हो गया या इंडिया हो गया या बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लो आप, उसमें तो टेक्निकल प्रोग्रेस हो ही रहा है। तो क्या ये कोई एक एक्स कंट्री में हो, क्या वो पाकिस्तान में भी उतना ही डेवलपमेंट हो रहा होगा या बांग्लादेश में भी उतना ही डेवलपमेंट हो रहा होगा? क्या वहाँ ज़रूरी है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे हो रहा तो कुछ कुछ कंट्रीज में भी होगा? राइट, तो ऐसा तो नहीं है। देर इज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन से क्या लेना देना, हाँ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन का लेना, अब जैसे इसराइल जैसी कंट्री कितनी पॉपुलेशन है बट स्टिल वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ों में वो आगे है ना। बट अब जैसे ज़्यादा पॉपुलेशन से तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को रिलेट नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, वो किसी काम की नहीं है, तो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा? राइट, सो ये भी नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक्स में, जी हाँ, अगर कैपिटल फॉर्म हो रहा है, एसेट्स बन रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो जाके हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री एक्स में भी होगा। ठीक है, नीड नॉट, उसने हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं हो सकता, हो सकता है, बट नेसेसरली पूछा है कि होगा ही होगा। नेशनल इनकम क्या होती है कंट्री की? तो ये मैंने आपको बताया था कि मनी वैल्यू, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, सो दैट उसके मनी वैल्यू को आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। अच्छा, अब उसने बोला कौन से इसमें से जो डायरेक्ट असिस्टेंस देती है रूरल हाउस होल्ड्स को। देखिए जो रीजनल रूरल बैंक्स, तो आप देखिए रूरल बैंक्स होते हैं आपके वहाँ पे, ठीक है, अगर आप गांव वगैरह में रहते हो या टाउन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। तो वो रीजनल रूरल बैंक्स आप डायरेक्ट जाते हो, वहाँ से पैसा डिपॉजिट भी करते हो, लेते भी हो, इसका मतलब वो तो रूरल हाउस होल्ड्स को देंगे, ये सही है। आपने कभी नाबार्ड से पैसा लिया है? जी नहीं। नाबार्ड जो रहता है आपका, ये क्या करता है, बैंक्स को पैसा देता है। बैंक्स कैसे, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स को ये क्या करेगा, पैसा देगा, आगे जाके फर्दर ये क्या करेंगे, लोगों को पैसा देंगे। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं ये भी आपके देते हैं। सो आंसर इज 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है कि कंट्री जो भी फॉरेन करेंसी में एसेट्स होल्ड करती है उनको आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। जैसे इंडिया का मोस्ट ऑफ जो हमारे रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, फॉरेन करेंसी तो आती है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स पे आती है, लोन नहीं आता। देखिए ये होते हैं हमारे एसेट्स, ये हमारा लोन नहीं होता। तो जहाँ पे भी लोन है वो कैंसिल कर दो, लोन है, यहाँ पे भी लोन्स हैं, यहाँ पे भी लोन्स है। सो आंसर इज दिस। ये तो आपको पता है, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई, मतलब ये वो एसेट्स होते हैं कि कल को कोई रिस्क आ जाए, ठीक है, कल को ऐसा रिस्क है कि हमारी जो करेंसी है वो बहुत, उसकी वैल्यू बहुत कम हो रही है, तो हम ऐसे रिजर्व्स को क्या कर सकते हैं, इनकी ये रिजर्व्स की बैकिंग होती है कि नहीं यार, हमारे पास अगर इकोनॉमी हमारी कम भी जा रही है या फिर बहुत लो जा रही है, तो हम इन एसेट्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेम हमारे पास होते हैं एसडीआर्स। अब ये जो एसडीआर्स होते हैं ना, ये आपके क्या होते हैं, आप ये करेंसी नहीं बोल सकते हो, बट हाँ पोटेंशियल क्लेम होता है, ठीक है, इज ए पोटेंशियल ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ द आईएमएफ मेंबर्स, ठीक है। अब आईएमएफ के पास क्या होते हैं ना, जैसे आप मेंबर्स हो आईएमएफ के, ठीक है, अब वो जो मेंबर्स होते हैं ना, वो कुछ एसेट्स को होल्ड करते हैं। होल्ड कैसे करते हैं कि उनके पास कितनी वोटिंग पावर्स हैं, उसके मतलब जितना भी आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे तुम्हें क्या दिया जाता है, होल्डिंग राइट्स भी दी जाती हैं, ठीक है, वोटिंग राइट्स भी दी जाती हैं। ये वो एसेट होता है जो होल्डर्स एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया है, इंडिया सम 2.3% क्या करती है, एसेट्स होल्ड करती है आईएमएफ में, मतलब एसडीआर जो है वो 2.3% है। तो कल को अगर उसको करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जितना भी वो होल्ड करती है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकती है, वहाँ से पैसा ले सकती है, ठीक है। और एसडीआर जो होते हैं वो 5 करेंसीज में एक्सचेंज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 5 करेंसीज यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी होती है, यूएस डॉलर्स है, यूरो है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, चाइनीज रेमबिंबी है। तो ये जो होता है ये 2016 में ऐड किया गया था। तो एसडीआर की जो एसडीआर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, डेली किया जाता है, एक्सेप्ट अगर कोई हॉलीडे हो। तो वैल्यूएशन जो भी रहती है एक बास्केट की, वो रिव्यू की जाती है एवरी 5 ईयर्स। और जो मेंबर्स होते हैं उनकी वोटिंग पावर डायरेक्टली रिलेट होती है कि उनको कितना कोटा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो ये वाला पीवाईक्यू ये मैंने आपको बताया था, तो यहीं से वो क्वेश्चन आ गया था। अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में है, तो मैंने आपको कराया पिछले वीडियो में। तो क्या था, मैंने आपको बताया था दैट क्रिएटिंग न्यू मनी, 21 में शायद, पता नहीं। सो अगर आप नई मनी को क्या करते हो, क्रिएट करते हो,
बजट को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है, अगर आप पैसा छाप रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मनी मतलब सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा इनसे भी इन्फ्लेशन, बट सबसे ज़्यादा किससे होगा, इससे होगा। देखिए उसने बोला दैट सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। अब डिमांड फॉर मनी क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, इसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरो करेंगे, किससे, बैंक से। अब बैंक इसका फ़ायदा उठाएंगे तो इससे क्या कर लेंगे बैंक। अब बैंक के पास भी तो ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्रेडिट देने के लिए, अब सबको तो क्रेडिट नहीं दे सकता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए, तो बैंक भी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा कि अब मैं आपको पैसा दूंगा बट ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट में क्या कर दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देता है कि मतलब अब मैं ज़्यादा चार्ज करूंगा, आपको इतना % रिटर्न में मेरे को देना पड़ेगा अगर मैं आपको लेंड करूंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोरोवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने के लिए रेडी है, मनी बोरो करने के लिए। ठीक है, सो एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू CSE 2014। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 12th 5-year प्लान इज, देखिए मैंने आपको सारे के सारे 5-year प्लान कराए थे जब मैं आपका इकोनॉमिक्स CAPF का इकोनॉमिक्स कराई थी। देखिए ये सारे के सारे 5-year प्लान्स हैं। ठीक है, ओके, तो अब उसने 12th 5-year प्लान के बारे में पूछा। क्या है 12th 5-year प्लान, दैट एक तो ड्यूरेशन है, मनमोहन सिंह के अंडर है, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और इनका क्या था कि ग्रोथ टारगेट कितना होना चाहिए, 8% का होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा इसका फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसने बोला जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है, अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट होता है जो डेली बेसिस पे आपको फाइनेंसेस चल रहा है वो, तो इसमें आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और आता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। फॉरेन एसेट्स थोड़े ना आप हर रोज ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी अभी मैंने आपको बता दी, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होती है वो भी आपका डेली बेसिस पे नहीं होता है। सो 2 भी गया, 4 भी गया, आंसर इज योर 1 and 3। द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये भी मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर ओवरनाइट पैसा चाहिए, ठीक है, या फिर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, मैंने आपको ये भी बताया था पिछले उसमें वीडियोस में। सो ये क्या है, ये बैंकिंग ऑपरेशंस है, ये तो वैसे भी देखने में लग रहा है बैंकिंग ऑपरेशंस है, बाकी तो है ही नहीं। सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग, जब भी आप टूथपेस्ट लेते हो तो जो सेल्स टैक्स पे किया जाता है वो कौन इम्पोज करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही आपका इम्पोज करता है और कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, व्हाट इज वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल होता है कि जो भी आपके नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए क्या दिया जाता है, कैपिटल दिया जाता है, दैट इज योर वेंचर कैपिटल। चलिए उसने बोला है इसमें से कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती, जो भी बेनिफिशरीज होती हैं किसकी, सर्विसेज ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मीन्स बैंक साथी। बैंक साथी से ही आपको पता चल रहा है क्या होगा, ठीक है, ब्रांच लेस एरिया में इनेबल करता है बेनिफिशरी को टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज, मतलब वो अपनी सब्सिडीज वहाँ से निकलवा सकती हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ले सकते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा। और ये क्या करते हैं, रूरल एरियाज को क्या करते हैं कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, विड्रॉल भी कर सकते हो, तो दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का क्या पर्पस होता है। जैसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है वो बैंक्स अपने पास रखता है, क्यों रखता है बैंक्स अपने पास, कि ताकि अगर कल को जितना भी उन्होंने क्रेडिट दिया है अगर वो आए ही ना वापस, ठीक है, या कोई लोन उनको जहाँ NPA में चला जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, तो उनके पास कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बैंक की जो लिक्विडिटी है वो तो ड्राई हो जाएगी, है ना। सो टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, ये भी सही है, ठीक है, कि सेंट्रल बैंक इससे क्या कर सकता है, सेंट्रल बैंक की तो SLR वगैरह का रेट बताता है, तो सेंट्रल बैंक इससे क्या कर देता है, जो बैंक है, अब ऐसे तो बैंक्स क्या करेंगे अपनी मर्जी से कितने भी जितने भी मर्जी आए हो वो एडवांसेस दे सकते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उस वजह से सेंट्रल बैंक उसको यूज़ करता है टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, कि बैंक के पास पैसा लोगों का सेफ रहे, इस वजह से होता है, जी नहीं। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, बिल्कुल नहीं। टू फोर्स द बैंक नेगेटिव वर्ड सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट, जी नहीं, वो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं होता। सो आंसर इज योर 1 ओनली। उसने बोला अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है बोरोविंग पे, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, बोरो करोगे, मनी बोरो करके आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करोगे। सो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसका, IMF का, तो मैंने आपको बता दिया कितने बार IMF आ चुका है आपके UPSC के पेपर में, ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है। देखिए जो एक होता है प्लान होता है जिसमें आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, बदले में आपको ऐसे प्रॉफिट की होती है कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फायदा होगा, एसेट्स बनेंगे। बट नॉन प्लान में होता है कि आपको एक्सपेंडिचर देना ही देना है और वापस बदले में आपको नहीं मिलता। जैसे डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, इंटरेस्ट पेमेंट्स दे देते हो, सैलरीज एंड पेंशन हैं, तो वापस थोड़ा आपको कुछ मिलेगा, सब्सिडीज हैं। सो ऑल आर करेक्ट। सो वी आर लेफ्ट विथ CSE 2015, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये मैंने आपको जब फाइनेंस कमीशन की जो वीडियो कराई थी अलग से, जिसमें सारे के सारे फाइनेंस, सारे के सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है 14, 15, 16 वो मैंने आपको कराए थे, तो उसमें मैंने आपको ये PYQ कराया था, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर, किसके लिए लॉन्च किया गया था? ये देखिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना था, ये बेसिक सेविंग अकाउंट्स खुल रहे थे इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें आपके बेसिक सेविंग अकाउंट्स होंगे, डिपॉजिट अकाउंट्स होंगे, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन वगैरह आएगा। इसमें क्या था कि आपका एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट होगा, ठीक है, कोई भी ब्रांच में, एनी ब्रांच में, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोई भी बैंक मित्र है, आउटलेट है, उसमें हो जाएगा, है ना, जिसके वो उस इंसान के लिए जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए था। इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई, जैसे अभी आप जाओगे ऐसे SBI जाओगे, हाँ, तो आपका एक मिनिमम अमाउंट होता है कि आपको इतना, जैसे जब भी आप खुलवाते हो तो आपको इतना मिनिमम अमाउंट बीच में होना चाहिए। बट इसके लिए क्या होता है, नो मिनिमम बैलेंस, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा इसके साथ साथ। क्या किया जाएगा? एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। कितना? 1 लाख का कवर दिया जाएगा। बट बाद में क्या किया गया था, इस 1 लाख को 2 लाख कर दिया गया था, ठीक है। और ये जो स्कीम थी ना, ये आई थी आपकी 2014 में, और 2024 में इसको कितने हो गए हैं? 10 साल हो गए हैं, ओके। और क्या दिया जाएगा इसमें? DBT बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अगर कोई स्कीम है तो उसमें डायरेक्ट ट्रांसफर आ जाएगा आपका इसमें, ओके। तो किसके लिए था? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, कि सारे के सारे लोग क्या होने चाहिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें होना चाहिए। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? अब 14 फाइनेंस कमीशन, ये मैंने आपको जो फाइनेंस कमीशन वाली वो वीडियो कराई थी उसमें था, ठीक है। इसके नोट्स भी आपको CAPF यहाँ पे उस पर मिल जाएंगे आपको, फाइनेंस कमीशन वाले, ठीक है। ये रहा फाइनेंस कमीशन पे, ठीक है, तो आप देख लेना। चलिए, क्वेश्चन गेट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन, तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल, उन्होंने जो शेयर मतलब जो भी डिवाइड होगा शेयर या फिर फंड जो है वो कितना होगा, 32% से 42% किया गया, बिल्कुल सही है। उसने बोला उन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट को क्या किया था? रिकमेंड किया था, बिल्कुल नहीं। जो 15th फाइनेंस कमीशन था जिसमें ये किया गया था। सो आंसर इज A पार्ट। फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन पिछले वीडियो में बताया, मैंने आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक कराया था, उसमें मैंने ये चीज बोला था कि वो किसका है, ब्रिक्स ने किया था। कहाँ पे किया था? फर्टिलाइजर में किया था, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, डिक्रीज इन टैक्स टू GDP रेशियो। देखिए, टैक्स टू GDP रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और उस बड़ी इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में हमारा कितना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको बोलते हैं टैक्स टू GDP रेशियो। अगर डिक्रीज है, इसका मतलब जितनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है उसके हिसाब से हमारा टैक्स उतना नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट को खुद से एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब स्लो हो जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, ये नहीं है आपका, ये इसके साथ कोई लेना देना नहीं है आपका। अब 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती है आपकी कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इनमें से किसका वेटेज ज्यादा? खुद देख के बताओ किसका ज्यादा हो सकता है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा उसको ज्यादा दिया जाएगा, है ना। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें? B पार्ट। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ये भी मैंने आपको करा दिया, MSP के साथ कराया था। तो ये दिया जाता है शुगर केन के लिए, ठीक है, ये दिया जाता है आपका शुगर केन के लिए ये। और ये कौन करती है? दैट इज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर देखती है। जो CACP है वो क्या देखती है? वो किसके लिए रिकमेंड करती है? MSP के लिए करती है, ठीक है। ये तो आपकी APMC मंडीज हो गई जहाँ पे आप बेचते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन करती है? दैट इज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और इसमें कुछ नहीं है। सो व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस स्टैट्यूटरी, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम किया जाता है,
अगर कम किया जाता है इसका मतलब क्या है कि बैंक्स पैसा ले सकते हैं आरबीआई से थोड़ा इजीली, बैंक पैसा ले लेंगे इसका मतलब वो मार्केट या लोगों को दे पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या जीडीपी हमारी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, वो भी ड्रास्टिकली नेगेटिव। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस वजह से आ जाएंगे कि हमारा एसएलआर कम हो गया, जी नहीं। स्केड्यूल कमर्शियल बैंक लेंडिंग रेट को कम कर सकते हैं एंड ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा, जी नहीं। तो इसका आंसर इज दिस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर बैंक्स को ही कम रेट्स पे पैसा मिल रहा है तो वो आगे भी जब लेंड करेंगे मनी तो वो कम रेट्स पे करेंगे, है ना। तो कट कर सकते हैं, मे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कौन लाता है, दैट इज लेबर ब्यूरो। इसमें तो बताने वाला और कुछ है नहीं। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी अदर, मतलब जब हम अपनी अपनी जो रुपी है उसको कैसे हम, जैसे अगर यहाँ से अगर आप जा रहे हो कोई भी XYZ कंट्री में जा रहे हो तो अब वहाँ पे रुपीस थोड़े ना यूज़ करोगे, जो भी तुम्हारी रुपी है यहाँ पे जितने भी तुम्हारे पैसे हैं वो तुम कन्वर्ट कर दोगे जैसे डॉलर्स में। और वहीं पे अगर डॉलर्स है, कोई बाहर का बंदा यहाँ पे आ रहा है उसके बाद डॉलर है तो वो डॉलर्स को कन्वर्ट कर देगा रुपीज़ में, ठीक है। सो आंसर है सी पार्ट। देखिए अब उसने बोला जो एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड लोन असिस्टेंट टू पुअर फार्मर्स। देखिए पुअर फार्मर्स को नहीं था, ऊपर से उन्होंने इरिगेशन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। पुअर फार्मर्स कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए कर सकते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। बी पार्ट सही है आपका, वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए दिया जाता है। अब उसने बोला है, देखिए मैंने आपको बोला था स्टेडली क्या होता है, नेगेटिव होता है, बट बहुत आप बोल सकते हो कोई 10 में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जहाँ पे ये सही हो सकता है, ठीक है। जो ये सब चीज़ें होती है ना वो हर एक में अप्लाई नहीं होती, आपको बस थोड़ा सा देखना है। जैसे इसमें बोला है दैट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल ग्रॉस, ठीक है, रियल जीडीपी में क्या होता है आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है, तो इन्फ्लेशन कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो वो कभी स्टेडली इंक्रीज नहीं कर सकता, उसने बोला लास्ट डेकेड में, तो ये तो गलत है। बट उसने बोला जीडीपी मार्केट प्राइस में है, जो मार्केट प्राइस है वो एक जैसे इंक्रीज हुई है, स्टेडली इंक्रीज हुई है लास्ट डेकेड में, तो ये सही है आपका मार्केट प्राइस पे। चलिए नेक्स्ट आपके पास होता है दैट कंसीडर इंडियन इकोनॉमी, इसमें से कौन सा है जो मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी मीन जो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा और कम करेगा, तो बैंक रेट बिल्कुल, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसमें बाय सेल किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये भी सही है। पब्लिक डेट और रेवेन्यू का कोई इसमें रोल नहीं है, वो फिजिकल पॉलिसीज में आ जाता है आपका रेवेन्यू वगैरह जो भी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका ये। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, अगर जो इन्फ्लेशन रोकने का काम क्या गवर्नमेंट का ही है, आरबीआई जो होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं होता इन्फ्लेशन में। आरबीआई का तो मेजर काम होता है इन्फ्लेशन को करने के लिए, है ना। डिक्रीज मनी सप्लाई, हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड इंक्रीज मनी सप्लाई, तो ये दोनों क्या है आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। आप खुद बताइए, अगर और ज़्यादा मनी तुम बढ़ा दोगे लोगों को दे दोगे तो उससे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा ही होगा ना, हमें क्या करनी पड़ेगी, मनी सर्कुलेशन कम करनी पड़ेगी। सो आंसर इज सी। सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है, वो होता है आपके पास कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, मतलब तुम कैपिटल को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो करेंगे, ठीक है। अब उसने बोला सीड विलेज कॉन्सेप्ट, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ो, उसने बोला इनकरेज करेंगे फार्मर्स को टू यूज देयर ओन फार्म सीड, अपने फार्म सीड्स यूज करें एंड डिस्करेज देम टू बाय सीड्स फ्रॉम अदर्स, तो ये तो बहुत नेगेटिव है, क्यों डिस्करेज करेंगे, सीड्स तो वही लगने चाहिए ना जो अच्छे सीड्स हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, कितना पॉजिटिव है कि क्वालिटी सीड प्रोडक्शन होगा, एंड टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड्स टू अदर, बाकियों को भी दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पे एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आगे देखो, ईयर मार्किंग सम विलेजेस एक्सक्लूसिवली, कुछ ही विलेजेस को एक्सक्लूसिवली किया जाएगा, जी नहीं। आइडेंटिफाई द ऑन्टरप्रेन्योर्स, आप पहले विलेज में ऑन्टरप्रेन्योर आइडेंटिफाई करोगे और उनको टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस दोगे ताकि वो सीड कंपनीज बना पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार। सो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। अब आता है देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सपेंडिचर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो और रेवेन्यू उतना नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू रिड्यूस करना पड़ेगा, जी हाँ। इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी न्यू वेलफेयर, ऑलरेडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो नहीं करेंगे, रैशनलाइज करेंगे सब्सिडीज, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं दी जाएगी, एंड एक्सपैंड किया जाएगा इंडस्ट्रीज को, जी नहीं। आपका आंसर आ जाएगा इसमें, दैट इज 1 and 3, ठीक है। So with this we have completed all the PYQs of CSC from 2013 till 2024 of economics, okay,
एंड बाकी जो रह गया है आपका, ये मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। बाकी अभी सीरियस रह गया, वो हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।